हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चों को समूह क्रियाकलाप का निर्माण किया जाता है तो उसमें बच्चों की रुचि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बच्चे अगर किसी चीज़ में रुचि लेते हैं तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसलिए बच्चों का उस चीज़ में रुचि होना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लड़की और लड़के दोनों को समान रूप से रुचिकर होना चाहिए, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम मूल्यवान सामग्री का ही प्रयोग करें। कभी कभी हम कम दाम की चीज़ों का भी उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ जैसे कि टूटी फूटी सामान है या जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं घर के, उनका भी उपयोग कर सकते हैं हम समूह क्रियाकलाप में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को ये रुचिकर लगना चाहिए। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए अब हम नीचे देखते हैं ऑप्शन ए, बी और डी कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। चर्चा की, प्रश्न पूछना की, अभिव्यक्ति की या प्रयोग की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ठीक है। जब बच्चे को ये कहा जाएगा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, इससे क्या होगा, इससे बच्चे चर्चा भी करेंगे आपस में कि किन किन पौधे को उन्होंने देखा था उस समय जब थे तब, या अब नहीं हैं, इसके बारे में चर्चा भी होगी। प्रश्न भी, जाहिर सी बात है कि बच्चे इसमें प्रश्न भी एक दूसरे से पूछेंगे और फिर कुछ वयोवृद्ध लोगों से प्रश्न भी पूछेंगे, इससे उनको अभिव्यक्ति भी प्राप्त होगी, लेकिन इसमें जो प्रयोग है वो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। इससे क्या होगा कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित होगी। जाहिर सी बात है कि जब कुछ सामान वेस्ट हो चुका है, अगर उससे बच्चे कुछ अच्छा बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों में सृजनशीलता का भी विकास होगा, है ना। वो नई नई चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे, वो चीज़ों को पुनः चक्रण करेंगे, उसका पुनः प्रयोग करेंगे और उसको नए चीज़ों में रूपांतरण करेंगे। ये तीनों चीज़ें जो होंगी वो होंगी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो इस क्वेश्चन में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कितना क्या लगा। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा। बच्चों का स्व आकलन होगा या शिक्षकों का स्व आकलन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को अपना स्व आकलन, ठीक है, खुद का आकलन करने में का उनको मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने जो क्रियाकलाप बनाया है वो कितना अच्छा है या नहीं है, इस बात का पता चलेगा। या फिर मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा कर पाया है, नहीं कर पाया है, कुछ कमी रह गई है, इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। उनको अपनी शक्ति का भी पता चलेगा कि हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। या मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, क्या क्या उनको कठिन लगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या चीज़ों को करने में, ये सारी चीज़ों को पता चलेगा। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इसमें स्व आकलन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो बच्चों की डेली लाइफ से, जो उनकी दिन प्रतिदिन की जीवन से संबंधित हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में हमेशा भाषा जो होनी चाहिए वो हमेशा सरल होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, जो बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शन में जो ऑप्शन बच्चों की भलाई के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें, विशेषकर पेडागोगी में इसमें बच्चों की भलाई के बारे में जो भी ऑप्शन में दिया हो तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। बहुत सारा बच्चों को चित्र दे दिया गया और उनको कहा गया कि आप इन पर रंग भरिए। जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं उनको इसमें चित्र भरना है। जो उनके घर में जो जो जानवर उनके नहीं पाए जाते हैं उन पर क्या करना है कि उनको कलर भरना है, ठीक है। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रह करना। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे क्या होंगे कि इसमें क्रिएटिव होंगे। वो अपना क्रिएटिविटी का यूज़ करके ये दिमाग लगाएंगे कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो घरों में पाए जाते हैं और कौन कौन से पशु जो हैं वो घर में नहीं पाए जाते हैं। तो इनसे उनकी सृजनात्मकता का भी विकास होगा। बच्चे अवलोकन भी कर पाएंगे, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ों को कि कौन से पशु हमारे घर में पाए जाते हैं और कौन से नहीं पाए जाते हैं। वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा। बच्चे इसमें वर्गीकरण कर पाएंगे, बांट पाएंगे कि कौन कौन से पशु जो हैं वो घर में रहते हैं और कौन से पशु जो हैं वो घर के बाहर पाए जाते हैं। इससे बच्चों में वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा। डाटा संग्रह का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों करेक्ट है। तो आइए अब हम नीचे देखते हैं कि ए, बी, सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी और सी। ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मनाली के घर कैसे पाए जाते हैं, राजस्थान के घर, असम के घर और लद्दाख के घर, ठीक है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं।
इसका ऑप्शन नीचे लगता है कि छूट गया है, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, मनाली के घर कैसे पाए जाते हैं? तो जो मनाली के घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से राजस्थान के घर कैसे होते हैं? तो राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर, ठीक है, राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है, ऐसे घर पाए जाते हैं। असम के घर कैसे पाए जाते हैं? तो असम के घर बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए होते हैं, क्योंकि असम में क्या है कि वर्षा अधिक होती है, इसलिए 3 से 3.5 फीट ऊंचा बांस का खंभा होता है, उसी पर घर बनाया जाता है। फिर लद्दाख के घर कैसे होते हैं? तो लद्दाख के घर जो होते हैं वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, विशेष करके घर से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो आप इनको ज़रूर रिवाइज करें कि कहाँ के घर कहाँ पाए, किस तरीके से पाए जाते हैं। विशेष रूप से ये असम के घर के बारे में आप इसको डिटेल से पढ़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न यानी कि जो उसमें डिजाइन बना हुआ होता है वो किस वजह से होता है? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि पशुओं पर जो विभिन्न डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, जो पशु हैं आप देखे होंगे कि जो पशु जो होते हैं, ठीक है, उन पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के कारण, उनके जो फर होते हैं ना, फर में जो डिजाइन बना होता है उसके कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के अनुसार, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के अनुसार, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार, या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये जो अधिकार दिया गया है ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो व्यक्ति जंगल में अगर कम से कम 25 वर्षों से वो रह रहा है तो उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली जो वस्तु है उस पर उसका अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी कि कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू, HIV एड्स, हैजा या डेंगू, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों जो हैं वो मच्छर से फैलने वाले बीमारी है। और जब किसी व्यक्ति को मच्छर से मान लीजिए मलेरिया हो जाता है तो उसका इलाज किससे किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे इसकी दवाई को बनाया जाता है, उससे ही मलेरिया का उपचार होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घटपर्णी पौधा जिसको निपेंथिस कहा जाता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यह मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में ये नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि घटपर्णी का पौधा जिसको कि निपेंथिस कहा जाता है ये क्या होता है? ये मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर
खा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं पाया जाता, ये भारत में पाया जाता है और ये कीड़ों-मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनि नहीं निकालता है, बल्कि इससे क्या है कि एक खुशबू निकलती है और उसी खुशबू को सूंघते हुए ये कीड़े-मकोड़े, चूहे और मेढक जो होते हैं, वो खींचे चले आते हैं और इसके जाल में वो फँस जाते हैं और वो घटपर्णी जो होता है, वो इनको अपना शिकार बना लेता है। घटपर्णी का ये क्या होता है कि ये घड़े की आकृति का होता है, ठीक है? और ऊपर से एक पत्ता इस तरह से ढका हुआ होता है और ये क्या है कि जब कोई इसमें से एक खुशबू निकलती है, ठीक है? इससे खुशबू निकलती है, जब कोई कीड़े-मकोड़े या फिर चूहे लोग इसके पास आते हैं, तो इसमें जो खुशबू निकलती है, उससे वो आकर्षित हो जाते हैं और उस खुशबू को सूंघते-सूंघते वो इसके पास आ जाते हैं। जैसे ये पास आते हैं, ये फटाक से ही अपना ये ढक्कन खोलता है और इसको नीचे धकेल देता है। तो ये क्या है? ये घटपर्णी पौधा है। तो घटपर्णी से संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से रखें। ये घटपर्णी जो क्वेश्चंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़ में, आंवला पालक आलू में, आंवला आलू टमाटर में या बंधा गोभी भिंडी या गुड़ में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि आंवला पालक और गुड़, इन तीनों में क्या है कि लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे या ऑस्ट्रेलिया से आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए जो किया जाता है, ये दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक है? मिर्च सबसे पहले कहाँ उगाया जाता? तो मिर्च जो है वो सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था, ठीक है? मिर्च जो था वो सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था। इसके साथ ये जो अब क्या है, जो मैक्सिको में उगाया जाता था, ये मैक्सिको कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ये मिर्च जो है वो भारत लाया गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचीड़ी या फाख्ता? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फाख्ता। फाख्ता जो होता है वो अपना ये जो पंछी होता है, ये कैक्टस पौधे के कांटे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आइए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। बया जो क्या होता है, ये कहाँ अपना घोंसला बनाता है? तो ये जो है वो पानी के निकट, ठीक है, पानी के निकट वाले जगह में ये अपना घोंसला बनाता है या फिर पानी के ऊपर जो टहनियाँ होती हैं उन पर ये अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। इसके बाद है शकरखोरा। शकरखोरा जो होता है वो कहाँ अपना घोंसला बनाता है? तो शकरखोरा जो होता है वो छोटा पेड़ और झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। कोई छोटा छोटा अगर पेड़ होता है या फिर झाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद है कलचीड़ी। कलचीड़ी जो होता है वो कहाँ अपना घोंसला बनाता है? तो कलचीड़ी जो होता है वो ज़मीन पर जो पत्थर पड़े होते हैं, ज़मीन पर जो पत्थर पड़े होते हैं वो पत्थर के खाली जगह पर अपना घोंसला ये बनाता है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन को मैंने यहाँ
डिटेल में बता दिया है कि जो बयां जो होती है वो पानी के निकट वाले स्थान में अपना घोंसला बनाती है, या पानी के बीच में अगर टहनियाँ हैं उस पर ये अपना घोंसला बनाती हैं। और शकरखोरा जो होता है वो छोटा पेड़ या झाड़ियों पर अपना घोंसला बनाती है। कलचीड़ी जो होती है वो पत्थर के बीच वाले जगह में अपना घोंसला बनाती है। और फाख्ता जो होती है वो कैक्टस के पौधे के कांटे के बीच में अपना घोंसला बनाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये लंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है या स्लॉथ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि इसे स्लॉथ कहा जाता है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है जो देखने में भालू के जैसा होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। और ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर रहता है। ठीक है, और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी पेड़ की वो पत्तियों को खाता है। इसकी जो आयु होती है वो 40 वर्ष की होती है। इसे एक आलसी जानवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक आलसी जानवर कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में ये जानवर जो है वो पाया जाता है। इसके साथ ही साथ स्लॉथ जो है वो एक स्तनधारी है। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज मैंने जो आप लोग को करवाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पूरे अच्छे से करें, डिटेल से करें। वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो है वो अब ज़्यादा दिन नहीं है आपका एग्ज़ाम होने में, तो आप जितना हो सके आप PYQ करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। हम इस चैनल पर ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आपको सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।